हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 9 यानी घर्षण से संबंधित है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरे अध्याय को हम बारीकी से और विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। घर्षण को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का उपयोग करेंगे। फर्श पर लुढ़कती गेंद कुछ समय बाद स्वतः ही रुक जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी गेंद किसी फर्श पर जब लुढ़कती है तो कुछ समय के पश्चात यह अपने आप ही रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गेंद जब फर्श पर लुढ़कती है तो फर्श और गेंद के मध्य एक बल कार्य करती है जो गेंद की गति को धीरे धीरे धीमे करती जाती है, और यह बल ही है घर्षण बल जो गेंद को अंततः रोक देती है। इसी प्रकार ब्रेक लगाने पर वाहन धीमी होकर रुक जाती है। जब गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के पहिए और सड़क के मध्य एक घर्षण बल कार्य करती है, यानी एक ऐसा बल कार्य करती है जो गाड़ी को धीमी करती है, यानी यह घर्षण बल का ही उदाहरण है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम फिसल जाते हैं। जब हम रास्ते में चलते हैं, केले के छिलके पर हमारी कदम पड़ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में हम फिसल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केले के छिलके पर कदम पड़ने के कारण घर्षण बल काफी कम होता है, जिसके कारण हम फिसल जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना काफी कठिन होता है। किसी संगमरमर वाले सतह पर जब साबुन पानी गिरे हो तो ऐसी सतह पर चलना काफी कठिन होता है, यानी चिकने और गीले फर्श पर चलना हमारे लिए कठिन होता है। कारण क्या है कि हमारे पैर और फर्श के मध्य लगने वाले घर्षण बल बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण चलना कठिन हो जाता है। अब घर्षण बल को हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कोई एक फर्श है और इसके ऊपर एक लकड़ी के गुटके को यानी कोई एक वस्तु को रखा गया है। जब इस वस्तु पर हम एक बल लगाते हैं तो होता क्या है कि इस वस्तु पर भी एक अन्य बल कार्य करता है, जिससे घर्षण बल कहा जाता है। और घर्षण बल की जो दिशा होती है वह लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस वस्तु पर जो बल लगाया गया है वह बाईं से दाईं ओर की दिशा में लगाया गया है, लेकिन घर्षण बल जो कार्य कर रहा है वह इस वस्तु और फर्श के मध्य कार्य कर रहा है। और यह बल क्या कर रहा है? यह बल लग रहा है वस्तु पर दाईं से बाईं ओर, यानी लगाए गए बल के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल जो लगता है यह वस्तु और फर्श के मध्य लगता है। यदि हम ऐसा करते हैं कि लगाए गए बल की दिशा को बदल देते हैं, यानी अब इस वस्तु पर अगर हम बल लगाएं दाईं से बाईं ओर तो घर्षण बल तब लगता है किधर इसका उल्टा हो जाता है, यानी तब घर्षण बल लगता है बाईं से दाईं ओर, यानी लगाया गया बल के विपरीत दिशा में ही घर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। यदि हम बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है, और यदि हम दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल बाईं दिशा में कार्य करता है। यानी घर्षण बल की दिशा हमेशा लगाए गए बल के दिशा के विपरीत होता है, अर्थात घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है? ये वस्तुओं में होने वाली गति का विरोध करता है। इसी के कारण लुढ़कती हुई गेंद फर्श पर अपने आप ही कुछ समय पश्चात रुक जाती है। घर्षण बल दो पृष्ठों के बीच आपसी संपर्क के कारण लगती है। जब कोई एक वस्तु किसी फर्श पर लुढ़कती है या सरकती है तो वस्तु के पृष्ठ और फर्श के संपर्क के कारण ही घर्षण बल लगता है।
यानी हम कह सकते हैं कि घर्षण बल दो पृष्ठों के बीच आपसी संपर्क के कारण लगती है। घर्षण बल पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करती है। अगर पृष्ठ काफी चिकना होगा तो घर्षण बल कम लगेगा, लेकिन अगर पृष्ठ खुरदरा होगा तो घर्षण बल अधिक होगा। इसीलिए केले के छिलके पर पांव पड़ते ही हम फिसल जाते हैं, क्योंकि केले का छिलका क्या करता है, यह फिसलन पैदा करता है, यानी चिकनापन पैदा करता है, जिसके कारण घर्षण बल का मान कम हो जाता है। यानी अगर सतह चिकना होगा तो घर्षण बल कम होगा, सतह अगर खुरदरा होगा तो घर्षण बल अधिक होगा। अब आइए एक नजर डालते हैं कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसा कौन कौन सा कारक है जो घर्षण को प्रभावित करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किसी फर्श पर एक वस्तु को रखा गया है। अब इस फर्श और इस वस्तु के मध्य लगने वाले जो घर्षण बल हैं, यह निर्भर करता है पृष्ठों की प्रकृति पर, यानी जो पृष्ठ हैं वह किस तरह के हैं। अगर पृष्ठ चिकना होगा तो घर्षण बल कम होगा, और अगर पृष्ठ खुरदरा होगा तो घर्षण बल अधिक होगा। यानी घर्षण बल संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। खुरदरे पृष्ठों की तुलना में चिकनी पृष्ठों के मध्य घर्षण बल कम लगता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। अब सवाल ये उठता है कि घर्षण बल आखिर कार्य क्यों करता है। जब भी दो वस्तुएं आपस में संपर्क होती है तो उनके पृष्ठों की जो अनियमितताएं होती हैं, इन्हीं के कारण ही घर्षण बल कार्य करता है। इससे हम चित्र के माध्यम से आगे समझने वाले हैं कि किस प्रकार पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण बल कार्य करता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं किसी मेज पर एक पुस्तक को रखा गया है। चूंकि देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मेज का जो पृष्ठ है ये चिकना है और पुस्तक का भी जो पृष्ठ है ये भी चिकना है, इनमें किसी प्रकार का कोई खुरदरापन नहीं है, ऐसा प्रथम दृष्टया हमें मालूम पड़ता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कोई भी पृष्ठ कितनी भी चिकनी हमें दिखाई दे, लेकिन वास्तव में इनमें काफी अनियमितताएं होती हैं। आप नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं पुस्तक के पृष्ठ और मेज के पृष्ठ के मध्य किस प्रकार की खुरदरापन यानी अनियमितताएं होती हैं, और इन्हीं खुरदरापन यानी अनियमितता के कारण ही घर्षण बल कार्य करता है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंत बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। हम कल्पना करते हैं कि किसी मेज पर एक पुस्तक को रखा गया है, तो पुस्तक और मेज की पृष्ठों की जो अनियमितताएं होती हैं वे एक दूसरे के भीतर धंस जाती है, और ऐसी स्थिति में किसी एक वस्तु को दूसरे के ऊपर गति कराने के लिए हमें इस अंत बंधन को पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे यानी रुक्ष पृष्ठों पर यह अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, लेकिन चिकनी पृष्ठ पर यह अनियमितताएं कुछ कम संख्या में होती है। अतः खुरदरे पृष्ठ पर घर्षण बल अधिक होता है। यही कारण है कि चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल कम होता है, लेकिन खुरदरे पृष्ठ पर घर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि खुरदरे पृष्ठ पर अनियमितताओं की संख्या अधिक होती है। चूंकि पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंत बंधन के कारण घर्षण होता है, जैसा अभी हमने चर्चा किया कि घर्षण के होने का कारण है पृष्ठों के मध्य जो अनियमितताएं होती हैं, ये संपर्क में आने पर एक दूसरे पर धंस जाती हैं, और इसी अनियमितताओं के अंत बंधन को तोड़ने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, जिसके कारण घर्षण विद्यमान होता है। अतः यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी।
अगर दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे को बलपूर्वक दबाएं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके पृष्ठों के मध्य जो अनियमितताएं होती हैं वे अधिक मात्रा में धंस जाती हैं और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि घर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। अब इस उदाहरण को हम समझेंगे। किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान सरकाना कठिन होता है। अगर कोई हल्के बक्स हो तो उसे हम आसानी से सरका सकते हैं, लेकिन एक भारी बक्सा को एक स्थान से दूसरे स्थान सरकाने के लिए हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। क्योंकि वस्तु जब भारी होता है तो इन दोनों पृष्ठों के मध्य दबाव अधिक होता है, यानी वस्तु क्या करता है, फर्श को अधिक बल से दबाव डालता है, जिसके कारण वस्तु और फर्श के मध्य जो अनियमितताएं होती हैं यह अधिक मात्रा में धंस जाती हैं और उन अंत बंधन को तोड़ने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। यही कारण है कि किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान सरकाना काफी कठिन होता है। इसी प्रकार चटाई को उस समय खींचना कठिन हो जाता है जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो। फर्श पर बिछे चटाई को हम आसानी से खींच सकते हैं अगर उस पर कोई व्यक्ति बैठा न हो, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बैठता है तो उस परिस्थिति में चटाई को फर्श पर खींचना कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में चटाई के ऊपर भार आ जाती है, जिसके कारण चटाई की जो सतह है और फर्श की जो सतह है, इन दोनों सतहों के मध्य जो अनियमितताएं हैं ये अधिक मात्रा में धंस जाती हैं, जिसके कारण उनके अंत बंधन को तोड़ने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। इसीलिए चटाई को उस समय खींचना कठिन हो जाता है जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण क्या होता है। इसको समझने के लिए इस चित्र का हम उपयोग करेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं दो लड़का है, एक है रमेश और एक है सुरेश। रमेश एक वस्तु को धकेल रहा है और सुरेश भी दूसरे वस्तु को धकेल रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब रमेश जो वस्तु को धकेल रहा है वह वस्तु विराम की अवस्था में है, यानी यह वस्तु गति नहीं कर रहा है, लेकिन सुरेश जो वस्तु को धकेल रहा है वह पहले से ही गतिमान है, यानी वह वस्तु गतिशील अवस्था में है और सुरेश उस पर बल लगा रहा है। अब रमेश क्या कर रहा है कि रमेश जो विराम में वस्तु है उस वस्तु पर बल लगा रहा है। बल वह क्यों लगा रहा है? क्योंकि वह चाहता है कि यह विराम से गति में आ जाए, यानी विराम से गति में लाने के लिए रमेश वस्तु पर बल लगा रहा है। लेकिन सुरेश बल क्यों लगा रहा है? वह बल इसलिए लगा रहा है ताकि गति को बनाए रखा जा सके। चूंकि वस्तु पहले से गतिशील है, सुरेश चाहता है इसकी गति बरकरार रहे, ये रुके ना, इसीलिए इसकी गति को बनाए रखने के लिए सुरेश इस पर बल लगा रहा है। दोनों चित्रों को आप देख सकते हैं। अब आप क्या देखेंगे कि जो रमेश का कार्य है, रमेश का कार्य क्या है कि ये विराम की अवस्था से गति में लाने का प्रयास कर रहा है। यह कार्य काफी कठिन है, लेकिन सुरेश का कार्य क्या है कि एक गतिशील वस्तु पर बल लगा रहा है उसकी गति को बनाए रखने के लिए। इसलिए सुरेश का कार्य काफी आसान है, क्योंकि गतिशील वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए थोड़ी मात्रा में बल अगर हम लगाएं तो उसकी गति बरकरार रहेगी। यानी विराम से गति में लाने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, लेकिन किसी गति को कायम रखने के लिए हमें हल्की बल लगाने से ही कार्य चल जाता है। यानी रमेश का कार्य कठिन कार्य है और सुरेश का कार्य आसान कार्य है। अब इसमें आप देख सकते हैं रमेश की स्थिति में जो घर्षण बल कार्य कर रहा है, यानी वस्तु और फर्श के मध्य जो लगने वाला बल है वह स्थैतिक घर्षण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें गति नहीं है, वस्तु फर्श पर विराम की अवस्था में है और इस तरह के घर्षण को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। लेकिन सुरेश की स्थिति में आप देखेंगे कि जो वस्तु है वह गतिशील अवस्था में है, और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो
और इस समय वस्तु और फर्श के मध्य लगने वाले जो घर्षण बल होते हैं उससे सर्पी घर्षण कहा जाता है। इस प्रकार हमने समझा कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है और सर्पी घर्षण क्या होता है। दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले घर्षण बल जो विराम की अवस्था में है उससे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है और गति की अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, इसलिए किसी बॉक्स में गति प्रारंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। हमारे दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि घर्षण बल का कारण यह है कि पृष्ठ के जो अनियमितताएं होती हैं ये एक दूसरे पर धंस जाती हैं, लेकिन जब कोई बॉक्स सरकना आरंभ करता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं की जो अनियमितताएं होती हैं इन्हें उतना समय नहीं मिल पाता कि फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। इसीलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होती है। अब अगला टॉपिक है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण हमारे लिए हानिकारक है लेकिन यह अनिवार्य भी है। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण अनिवार्य है। अनिवार्य कैसे है इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कठिन होता है। आपने अनुभव किया है कि मार्बल के गीले फर्श पर चलना कितना कठिन होता है या फिर कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना भी कठिन होता है। ऐसी जगह पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के जो फर्श होते हैं ये काफी फिसलनदार होती है और इस तरह के फर्श में घर्षण बल बहुत ही कम होता है और घर्षण बल कम होने के कारण ही चलना कठिन होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि घर्षण के बिना चलना हमारे लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार तेल लगे हुए गिलास को हाथ से पकड़े रखना कठिन होता है। अतः घर्षण के बिना किसी वस्तु को पकड़ना संभव नहीं है। यदि घर्षण न हो तो हम पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब शिक्षक चॉक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चॉक के कुछ कणों को उतार देते हैं। इस प्रकार घर्षण के कारण ही हमें श्यामपट्ट पर लिखावट दिखाई देती है। अगर घर्षण न हो तो हम पेन या पेंसिल द्वारा लिख नहीं सकते हैं। हमारे टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर चॉक द्वारा लिखते हैं तो होता क्या है कि ब्लैक बोर्ड का जो रफ सरफेस होता है ये रगड़ द्वारा चॉक के कुछ कणों को उतार देते हैं और इस प्रकार घर्षण के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर हमें लिखाई दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो वाहनों की न तो गति प्रारंभ की जा सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता और न ही दिशा में परिवर्तन लाई जा सकती। घर्षण के कारण ही यह संभव है कि वाहनों में गति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ वाहनों में जब ब्रेक लगाया जाता है तो ये धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। यह भी घर्षण के कारण ही होता है। गाड़ी की दिशा को हम बदलते हैं, इसमें भी घर्षण का विशेष महत्व है। घर्षण के बिना हम दिशा में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर्षण अनिवार्य है। घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। अगर घर्षण नहीं होता तो दीवार पर कील गाड़ना संभव नहीं होता।
हम धागे में गांठ घर्षण के कारण ही बांध पाते हैं। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। अतः घर्षण के बिना हमारे अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में घर्षण अनिवार्य है। घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि घर्षण किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक होते हैं। घर्षण के कारण हमारी कीमती वस्तुएं घिस जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं जूतों के घिसे तलवे को दर्शाया गया है। साथ ही साथ बॉल बेयरिंग को दर्शाया गया है जो घर्षण के कारण धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। घर्षण की यह खामी है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस प्रकार ऊष्मा के उत्पन्न होने के कारण ऊर्जा की बर्बादी होती है। कुछ मिनट तक हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने पर हम गर्मी का अनुभव करते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसको दर्शाने के लिए आप इस उदाहरण को ले सकते हैं। अगर आप अपने हथेलियों को कुछ देर तक तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो आप गर्मी का अनुभव करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। जब हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो यह आग पकड़ लेती है। कारण क्या है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस ऊष्मा की गर्मी से माचिस की तीली आग पकड़ लेती है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आपने यह अनुभव किया होगा कि जब आप विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाते हैं तो उसका जार गर्म हो जाता है। कारण क्या है कि इसमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि यह हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। चूंकि घर्षण अनिवार्य तथा हानिकारक दोनों होते हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण हमारे लिए अनिवार्य होते हैं जबकि घर्षण हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ परिस्थितियों में घर्षण को बढ़ाया जाता है जबकि कुछ परिस्थितियों में इसे घटाया जाता है। जहां घर्षण हमारे लिए अनिवार्य है उस परिस्थिति में घर्षण को बढ़ाया जाता है और जहां घर्षण हमारे लिए हानिकारक होते हैं वहां घर्षण को घटाया जाता है। जूतों की तली खांचेदार होती है ताकि फर्श से इसकी पकड़ मजबूत हो सके और हम चलते समय सुरक्षित महसूस कर सकें। जैसा कि हमने चर्चा किया है कि चलने के दौरान घर्षण हमें मदद करती है, इसीलिए जूतों की जो तली होती है इसे खांचेदार बनाई जाती है ताकि फर्श से इसकी पकड़ मजबूत हो सके, यानी फर्श और जूते के बीच का जो घर्षण है ये बढ़ाया जा सके और इस प्रकार घर्षण के बढ़ने के कारण हम चलते समय सुरक्षित महसूस करते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां घर्षण को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। चूंकि वाहनों को गति प्रदान करने के लिए टायर की विशेष भूमिका होती है, टायर और फर्श के यानी सड़क के मध्य घर्षण बल कार्य करती है और यह घर्षण बल ही वाहन को आगे बढ़ाती है। यानी इस परिस्थिति में भी घर्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों को भी खांचेदार बनाया जा सकता है ताकि घर्षण बल को बढ़ाया जा सके। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके घर्षण में वृद्धि करते हैं। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। कबड्डी के खेल में क्या होता है कि खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। वह इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके,
क्योंकि हाथों में मिट्टी रगड़ने से क्या होता है कि घर्षण बढ़ता है, जिससे वे प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं। व्यायामी यानी जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। इस प्रकार घर्षण को बढ़ाया जाता है। कुछ स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है जहां हम उससे कम करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे परिस्थितियां हैं जहां घर्षण हमारे लिए अवांछनीय होता है, यानी घर्षण जितना कम होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इस परिस्थिति में हम क्या करना चाहते हैं? घर्षण को कम करना चाहते हैं। घर्षण को कम करने के लिए हम कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं ताकि घर्षण कम हो और हम कैरम को आसानी से खेल सकें। जब हम दरवाजों के कब्जों यानी चूलों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। हम अपने घरों में क्या करते हैं कि दरवाजों के जो कब्जे होते हैं यानी जो चूल्हे होते हैं, इसमें तेल की कुछ बूंदें डालते हैं ताकि उनमें घर्षण कम हो और दरवाजा आसानी से घूमने लगे। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं ताकि घर्षण कम हो और वे आसानी से काम कर सकें। ऐसा करके हम घर्षण को कम करते हैं ताकि मशीन की दक्षता में वृद्धि हो। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए हम उसमें तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम होने के कारण क्या है कि तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट की एक पतली परत बन जाती है जिसके कारण गतिशील पृष्ठों के बीच ये चिपक जाते हैं और वे एक दूसरे को सीधे ही रगड़ नहीं पाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं दो सतह हैं, यानी दो पार्ट्स हैं, दो भाग हैं मशीन के। एक है सतह 1 और एक है सतह 2। इन दोनों सतहों के मध्य तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट की एक पतली परत बन जाती है जिससे इस चित्र में चिकनाई के नाम से दर्शाया गया है। इससे क्या होता है कि दो पृष्ठ जो हैं ये सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं जिसके कारण घर्षण काफी हद तक कम हो जाता है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। घर्षण कम करने के लिए हम तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं उन्हें स्नेहक कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट जैसे स्नेहक पदार्थों का इस्तेमाल करके घर्षण को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल करके हम घर्षण को बिल्कुल ही शून्य कर सकते हैं? इसका जवाब होगा घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है, यानी घर्षण को हम शून्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इससे हम घटाकर शून्य नहीं कर सकते हैं। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। चाहे पृष्ठ कितनी भी चिकनी हमें मालूम हो, हम कितने ही स्नेहक पदार्थों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोई भी पृष्ठ पूर्ण रूप से चिकना नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं जिसके कारण घर्षण कुछ ना कुछ जरूर मौजूद होता है। अब हम जानेंगे कि पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। पहिए क्या करते हैं? ये घर्षण को काफी हद तक कम कर देते हैं। हम अक्सर अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर लगे देखते हैं। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। होता क्या है कि कोई भी भारी वस्तु पर जब पहिए लगे होते हैं तो उसे हम आसानी से खींच सकते हैं,
क्योंकि पहिए क्या करते हैं, ये घर्षण को कम कर देते हैं, जिसके कारण हमें कम बल लगाना पड़ता है और हम उस भारी वस्तु को आसानी से खींच पाते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं रोलरों पर पुस्तक की गति को दर्शाया गया है। यानी 3 पेंसिल रखा गया है, इस 3 पेंसिल के ऊपर एक पुस्तक को रखा गया है और पुस्तक को गति कराया जा रहा है। इस प्रकार जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो जो घर्षण बल कार्य करता है उससे लोटनिक घर्षण कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोटनिक घर्षण जो होते हैं ये स्थैतिक घर्षण से कम होते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कता है तो उसमें घर्षण बल कम लगता है, यानी लोटन जो है ये घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन कराना सदैव आसान होता है। कोई एक वस्तु अगर किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर सरकता है तो उसमें घर्षण बल अधिक लगता है, लेकिन अगर वह लोटन करता है यानी गति करता है, जैसा कि अभी हम लोटनिक घर्षण का उदाहरण लिए, तो लोटन कराना सदैव आसान होता है क्योंकि लोटन घर्षण को कम कर देता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। चूंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि यानी हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। इस चित्र में बॉल बेयरिंग को दर्शाया गया है। बॉल बेयरिंग क्या करता है, इसमें जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम कर देता है, क्योंकि बॉल बेयरिंग लोटन गति प्रदान करता है और लोटन क्या करता है, यह घर्षण को कम कर देता है। अब हम जानेंगे तरल घर्षण क्या होता है। गैसों तथा द्रवों को तरल कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में गैसों को और द्रवों को सम्मिलित रूप से तरल कहा जाता है। गैस तथा द्रव इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। अगर कोई वस्तु किसी गैस में होकर या द्रव में से होकर गति करे तो यह गैस या द्रव गति करने वाले वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। कोई भी तरल, चाहे वह गैस हो या द्रव हो, उनके द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उस घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। घर्षण बल वस्तु और तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई वस्तु किसी तरल के अंदर गतिशील हो तो यह एक घर्षण बल लगाता है, यानी सापेक्ष गति पर ही यह घर्षण बल कार्य करता है। यह घर्षण वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई भी तरल कितनी मात्रा में घर्षण बल लगाएगा यह वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है, साथ ही साथ तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते हैं। जो पक्षियां होती हैं यह वायु में गति करती है। वायु भी तरल है क्योंकि यह एक गैस है। और जो मछलियां होती हैं यह जल के अंदर गति करती है और जल भी एक तरल है। यानी पक्षी और मछलियां जो हैं ये तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। प्रकृति ने पक्षी और मछलियों की आकृति का जो विकास है वह इस प्रकार किया है ताकि तरल में गति करने के दौरान इनका घर्षण के विरुद्ध जो ऊर्जा की क्षय होती है यह कम हो, यानी तरल के द्वारा कम से कम घर्षण बल इस पर लगाया जाए। वायुयान की आकृति भी पक्षी की तरह ही होती है ताकि घर्षण कम हो।
चूंकि वायुयान वायु में गति करते हैं, इसलिए वायु का जो घर्षण है इस पर कम लगना चाहिए। इसलिए वायुयान की जो आकृति होती है वह पक्षी को देखकर ही उस तरह की आकृति दी गई है वायुयान को, क्योंकि प्रकृति ने पक्षी की आकृति ऐसी बनाई है ताकि वायु का घर्षण बल पक्षी पर कम लगे। इसलिए वायुयान की आकृति भी पक्षी की तरह ही बनाई गई है ताकि वायु का घर्षण इस पर कम लगे। वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। वाहन सड़क पर गति करती है तो इसी के दौरान यानी गति करने के दौरान वायु के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि तरल घर्षण कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से पूरे अध्याय को हमने विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोज के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।